अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छी बढ़वार हेतु गन्ने की खूंटी फसल का प्रबंधन, भिंडी की भरपूर पैदावार देने वाली प्रजातियां एवं बुआई विधि, हमारे प्रदेश के जो किसान भाई गन्ना की मुख्य फसल की कटाई करने के बाद गन्ने की खूंटी फसल ले रहे हैं, तो इस फसल की बढ़वार अच्छी हो तथा आगे चलकर अधिक पैदावार मिले, इसके लिए जरूरी है कि फसल की निंदाई, गुड़ाई, उर्वरक और सिंचाई प्रबंधन, मिट्टी चढ़ाना और पौध संरक्षण उपाय इत्यादि कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। तो इन्हीं सब कार्यों को कब और कैसे करना है, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं त्रिहुत कृषि महाविद्यालय ढोली मुजफ्फरपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरेंद्र कुमार से। इसका विशेष ध्यान दें कि हम जो खूंटी की फसल लगाए हैं उसमें प्रभेद प्रजाति का किस गन्ने के प्रभेद का चुनाव किए हैं, क्योंकि अगर खूंटी की फसल अधिक कल्ले देने वाली नहीं होगी तो निश्चित रूप से आगे चल के हमारी उपज भी प्रभावित होगी। तो खूंटी फसल में अधिक उपज देने वाली, अधिक कल्ले निकलने वाले प्रभेदों का चुनाव करें, जैसे BO 141, BO 147, COP 112, COP 2061 तथा अन्य प्रभेद जो भी अनुशंसित हैं, जैसे COL LK 94 184, जिन्हें भी अच्छे तरीके से उपलब्ध हो, जो ये सब प्रभेद अच्छे कल्ले देने वाले होते हैं, इन फसलों का हम खेती खूंटी फसल के लिए निश्चित रूप से कर सकते हैं। गन्ने की पेड़ी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए मुख्य फसल जब खेत में खड़ी हो तभी से कुछ प्रबंधनों को अपनाना होता है, और इसमें भी कटाई के समय तो विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इस समय थोड़ी सी लापरवाही से पेड़ी फसल का अंकुरण ठीक ढंग से नहीं होता। खूंटी फसल के लिए जरूरी है कि अपने खेत में जो हम खूंटी रखे हो उसमें उन खूंटी को जरूर काटें। अगर हम उन खुटार को हम नहीं काटेंगे तो हमारी जो फसल निकलेगी उसमें से जो कल्ले निकलेंगे एक समान नहीं निकलेंगे, और आगे चल के एक समय में उनकी परिपक्व की जो क्षमता होती है, जो मैच्योरिटी का समय होता है, परिपक्व भी नहीं होगा। उसके लिए जरूरी है कि खुटार की छटाई और मेड़ तोड़ने का काम अवश्य करें। किसी तेज औजार से, जैसे कुदाल हो या और कोई हथियार हो, उससे जमीन की सतह से 5 से 7 सेंटीमीटर सटा करके हम खूंटी के खुटार की छटाई करें। जो गन्ने पे मेड़ बन जाती है उसको भी तोड़ देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मुख्य फसल के पौधे सूख जाते हैं, जिससे खेतों के बीच खाली जगह छूट जाती है, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। तो इस जगह को भरने के लिए आप क्या करेंगे, आइए जानते हैं। अच्छी फसल लेने के लिए खुटार की छटाई हो जाने के बाद हम अपने खेतों में जो खाली जगह हो उसमें उसे पॉली बैग के द्वारा तैयार किया हुआ पौधा उन खाली जगहों को भरने का काम करें, क्योंकि खूंटी फसल के लिए 27,000 से लेकर 33,000 झूड़ प्रति हेक्टेयर खूंटी फसल में जब होगी तभी हमारी खूंटी की फसल अच्छी पैदावार देगी। जब अपने खेतों में खूंटी की फसल के पौधे
जब लग जाए तो लगातार जब तक हमारा पौधा नहीं पकड़े तब तक उसमें जो है सिंचाई करते रहें, और ताकि हमारा पौधा अच्छी तरीके से पकड़ ले और उसमें मरने की संभावना कम रहे। पेड़ी गन्ने की फसल की अच्छी पैदावार हो, इसके लिए जरूरी है कि फसल में उचित मात्रा में पोषक तत्वों का प्रयोग किया जाए। तो पेड़ी गन्ने की फसल में पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करना है, आइए जानते हैं। खूंटी की फसल में खाद उर्वरक देने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें हम 170 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम स्फूर और 60 किलोग्राम पोटास देने की अनुशंसा की जाती है, जिसमें से 3 सप्ताह के अंदर हम 80 किलोग्राम नाइट्रोजन खूंटी की फसल में अवश्य दे दें, तथा जो शेष जो नाइट्रोजन की मात्रा है 45 किलोग्राम नाइट्रोजन करीब 7 से 8 सप्ताह खूंटी फसल की छटाई के बाद, तथा जो अंतिम जो 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है उसको जब गन्ने में हम मिट्टी चढ़ाएं उस समय देंगे। निश्चित रूप से इसमें कम से कम 4 सिंचाई अवश्य दें ताकि हमारी फसल अच्छी हो, पैदावार भी इससे अच्छा मिले। जब जब हम अपने खूंटी की फसल में सिंचाई करें तो निश्चित रूप से उसमें अंतरकर्षण क्रिया कार्य जो है सस्य कार्य अवश्य करें, जिससे करने से हमें अंतरकर्षण करने से हमारे खरपतवार भी नष्ट होंगे और आगे आने वाले समय में हमें वायु संचार होगा, हमारे पौधे की बढ़वार भी अच्छी होगी। एक ही खेत में लगातार गन्ने की फसल लेने के कारण गन्ने की पेड़ी फसल में कई हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है। तो किसान भाइयों, इन कीटों से फसल को बचाने के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। छटाई के बाद जिस समय फर्स्ट पहला जो उपरिवेशन हम खाद का करते हैं देते, उस समय 15 किलोग्राम फोरेट 10G प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करेंगे। आगे आने वाले समय में जो है तना छेदक, जड़ छेदक आज जो कीड़े लगते हैं इसमें गन्ने में, तो उनसे भी बचाव होगा। छांट चुके हैं उस समय 1.1% इमिसान जो है बेबिस्टिन उसमें 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से खूंटी के ऊपर छिड़काव करें तो निश्चित रूप से कोई कीड़े मकोड़े लगने की संभावना भी कम रहेगी और हमारी फसल भी अच्छी होगी और आगे चल के हम अपनी खूंटी की फसल से मुरहन फसल के बराबर निश्चित रूप से उपज प्राप्त कर सकते हैं और इससे अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की भरपूर व्यवस्था है और भिंडी की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए वर्तमान समय बुआई के लिए उचित चल रहा है। लेकिन इसकी खेती से अधिक पैदावार तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वो इसकी अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्मों का चयन कर खेत की तैयारी से लेकर बुआई तक के सभी कार्यों को वैज्ञानिक अनुशंसाओं को अमल में लाकर करें। तो कैसे करें ग्रीष्मकालीन भिंडी की वैज्ञानिक तरीके से बुआई, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला कटिहार के कृषि वैज्ञानिक पंकज कुमार से। किसान भाई, अभी जो समय चल रहा है ये सबसे उपयुक्त समय है गर्मा भिंडी लगाने का। इस वक्त अगर आप गर्मा भिंडी की बुआई करते हैं तो निश्चित तौर पर जिस वक्त वो निकलेगा उस वक्त बाजार में आपको अच्छा मूल्य मिलेगा। किसान भाई, अगर किस्मों की बात करें तो जो उन्नत प्रभेद हैं उनमें अंकुर 41, परभनी क्रांति, अर्का अभय, अर्का अनामिका, वर्षा, उपहार, KS 312, पंजाब 7, ये कुछ प्रमुख उन्नत किस्में हैं जिनको आप लेकर के अपनी खेती कर सकते हैं। इसके अलावा जो संकर किस्में हैं किसान बंधु, उनमें सोनावक्षी है, भवानी है, कृष्णा है, लाभ है, हाइब्रिड 6 है और इंद्रानील है और अनोखी है। किसान भाइयों, इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर लें और उसके बाद रबी फसल की कटाई के बाद खाली हुए खेत में 2-3 कल्टीवेटर चलाकर खेत की जुताई कर पाटा लगाकर मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरा कर लें।
इसके अलावा भिंडी की फसल में अच्छी पैदावार लेने के लिए खाद और उर्वरकों की कब और कितनी मात्रा का प्रयोग करना है, आइए जानते हैं। तो खेत को प्रत्येक बार जो है अलग अलग हलों से तैयार करके तैयारी करनी चाहिए, और जो कंपोस्ट की मात्रा है जिसमें तकरीबन 200 किलो कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ती है 1 हेक्टेयर में अगर भिंडी लगाने जा रहे हैं आप तो उस कंपोस्ट की मात्रा को खेत की प्रारंभिक जो आप शुरुआत करते हैं तैयारी उसी वक्त मिला देना चाहिए। इसके अलावा दूसरी बातें हम करें तो जो उर्वरक की जरूरत पड़ती है उसमें तकरीबन 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, स्फूर 60 किलोग्राम की जरूरत पड़ती है और पोटाश 60 किलोग्राम की जरूरत पड़ती है। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं बीज की मात्रा और बुआई विधि की। बीज को बुआई से पहले उपचारित अवश्य कर लें। बीज उपचारित करने के लिए थायरम और कार्बेंडाजिम की 1.5 मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके ही बुवाई करें। किसान भाई, अगर आप 1 हेक्टेयर में भिंडी को लगाने जा रहे हैं तो गर्मा भिंडी के लिए आपको जो बीज की जरूरत पड़ेगी वो 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की जरूरत पड़ेगी, और जो लगाने का दूरी रखना चाहिए आपको वो जो दूरी है 45 × 10 30 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। निकाई गुराई अगर और सिंचाई की अगर हम बात करते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि खेत जो है हमारी वो खरपतवार मुक्त हो किसान बंधु, जिससे कि आपके जो फसल है उस फसल का अच्छा उत्पादन मिल सके और आपके फसल से प्रतिस्पर्धा करने वाली दूसरी जो खरपतवार हैं उस खेत में न रहें। इसके लिए आप अगर चाहें तो आवश्यकता अनुसार अपनी खेत की निकाई गुराई भी कर सकते हैं, और अगर निकाई गुराई मानव श्रम की कहीं उपलब्धता में दिक्कत आती है तो जो रासायनिक नियंत्रण है पेंडिमेथलिन 30 की 3 लीटर की मात्रा आप 600 से 700 लीटर पानी में घोल बना करके बुआई के बाद और अंकुरन आने के पूर्व अगर छिड़कते हैं अपने खेत में तो निश्चित रूप से खरपतवारों से मुक्ति मिलेगी। किसान भाई, एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि खेत में जो है शुरुआती अवस्था में अच्छी नमी का स्तर को बनाए रखना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अंकुरन हो और ज़्यादा से ज़्यादा उपज की प्राप्ति हो सके। अगर आप सही ढंग से भिंडी की खेती करते हैं तो गर्मा भिंडी जो है इसमें तकरीबन 100 से लेकर 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उपज आपको प्राप्त हो सकता है। हमारे प्रदेश के जो किसान कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत मशरूम उत्पादन करते हैं, उनके सामने मशरूम उत्पादन तकनीक इकाई लगाने में जो सर्वाधिक समस्या आती है वो है स्पॉन की, क्योंकि मशरूम का स्पॉन आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता। इसको लेने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है, जिसकी वजह से लागत खर्च बढ़ जाता है। ऐसे में यदि किसान भाई स्वयं के स्तर पर मशरूम का स्पॉन तैयार कर ले तो इस समस्या से निजात पा सकते हैं, साथ ही स्पॉन बेचकर अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो कैसे करें स्वयं के स्तर पर स्पॉन तैयार, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर HS गोस्वामी से। स्पेशली ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन ये एक ऐसा बिजनेस कहें या स्व उद्यम कहें जिसको करने से बहुत कम समय में बहुत कम लागत से हम लोग एक अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन करने के लिए कौन कौन से अवयवों की जरूरत होती है तथा इसके स्पान की बिजाई से लेकर मशरूम तुड़ाई तक के सारे प्रबंधनों को किस तरह से करना है, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इस कल्टीवेशन को हम करीब करीब 1 साल से कर रहे हैं और जब हमने शुरू किया था तो ये बहुत कम पैसों से करीब करीब 10 से 20 हज़ार रुपए से हमने शुरू किया। सबसे पहले हमें इसके लिए 3-4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो मशरूम का सीड, मशरूम जिसको हम स्पॉन बोलते हैं, दूसरा व्हीट स्ट्रॉ या पैडी स्ट्रॉ या सरसों का भूसा भी इसमें यूज़ किया जा सकता है। तो जो जिसके पास सस्ते कम से कम पैसे में आसानी से उपलब्ध हो, हम वो सबस्ट्रेट इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसका अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले हमें भूसे को स्टरलाइज करना पड़ता है। ये इस मशरूम कल्टीवेशन का पहला स्टेप होता है। तो स्टरलाइजेशन के लिए हम फॉर्मलिन और बेविस्टिन से इसको स्टरलाइज करते हैं। इसके लिए 100 किलोग्राम पानी में 5 ग्राम बेविस्टिन दवा एवं 125 मिलीलीटर फॉर्मलिन को ठीक प्रकार से मिला लेते हैं। उसके बाद 12 किलो गेहूं का भूसा या धान की पैरा कुट्टी को 14 से 15 घंटे तक उपरोक्त दवा में भिगोते हैं।
उपचारित भूसे पैराकुट्टी को टोकनी या जाली के ऊपर पलट दिया जाता है, जिससे पानी पूरी तरह से निकल जाए। निथारी गई पैराकुट्टी को साफ पॉलीथीन की शीट पर 3 से 4 घंटे के लिए फैला देते हैं। उसके बाद उपचारित भूसा पैराकुट्टी में 3% की दर से मशरूम स्पॉन को मिला देते हैं। 4 किलो स्पॉन मिले भूसे या पैराकुट्टी को 5 किलो क्षमता वाली पॉलीथीन में भरकर नायलॉन की रस्सी से बांधकर थैली के चारों तरफ छिद्र कर दिए जाते हैं। लगभग 15 से 20 दिन के बाद कवक जाल पॉलीथीन में फैल जाता है। उसके बाद कवक जाल फैले हुए थैलों से पॉलीथीन को काटकर हटा दिया जाता है। जैसे ही हम भूसे से बने हुए पैकेट तैयार कर लेते हैं, उनको किसी एक ऐसी जगह पर रखते हैं जहां पर टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री हो और मॉइस्चर 70 प्लस में हो। 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम लगातार इस पर हर 2-2 घंटे में पानी का स्प्रे करते हैं, जिससे कि यहाँ का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। साथ ही मॉइस्चर जो इसको चाहिए 70%, उसके लिए भी हम इस तरह से पंप का सहारा लेते हैं और या चारों तरफ इसमें बोरियां लटका देते हैं जिनको गीला करते रहते हैं, जिससे ये मॉइस्चर इसमें मेंटेन बना रहता है। और करीब 20 दिनों तक हमें उनको ऐसे ही रखना है और 20 दिन बाद इनसे बहुत अच्छी फ्रूटिंग निकलना शुरू हो जाती है। और जैसे ही इससे फ्रूट निकलता है, एक निश्चित स्टेज के बाद इसको हम तोड़ लेते हैं। एक पैकेट से करीब 2 से 3 किलो तक हमारा फ्रूट निकलता है और जैसे ही हमारा फ्रूट निकले, हम उसको एक निश्चित स्टेज के बाद तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसमें 3 तुड़ाई होती है। पहली तुड़ाई में करीब 1 किलो निकलेगा। इसके बाद दूसरी तुड़ाई जब होगी, मतलब 20 दिन बाद जैसे ही हमारी पहली तुड़ाई होती है, उसके 7-8 दिन बाद दूसरी तुड़ाई, फिर 10 दिन बाद तीसरी तुड़ाई हो जाती है। तो इस तरह से पूरा 50 दिन का ये हमारा क्रॉप रहता है। 50 दिन में हमारी क्रॉप टूटकर तैयार हो जाती है या ये एक साइकिल मशरूम कल्टीवेशन की कंप्लीट हो जाती है। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पूर्वानुमान की अवधि में मौसम के शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए सरसों की कटनी तथा सुखाने के काम को उच्च प्राथमिकता देकर संपन्न कर लें। आलू की खुदाई अविलंब कर भंडारित करें। प्याज में थ्रिप्स कीट की निगरानी करें। थ्रिप्स प्याज को नुकसान पहुंचाने वाला मुख्य कीट है। ये आकार में अति सूक्ष्म होता है तथा ये पत्तियों की सतह पर चिपक कर रस चूसते हैं, जिससे पत्तियों पर दाग दिखाई देते हैं, जो बाद में हल्के सफेद हो जाते हैं। थ्रिप्स की संख्या अधिक पाए जाने पर प्रोफेनोफॉस 50 ईसी दवा का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड दवा का 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। सब्जियों की फसल में निकाई गुड़ाई करें। गर्मा मूंग तथा उड़द की बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। खेत की जुताई में 20 किलोग्राम नेत्रजन, 43 किलोग्राम स्फूर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। मूंग के लिए पूसा विशाल, सम्राट, SML 668, HUM 16 एवं सोना तथा उड़द के लिए पंत उड़द 19, पंत उड़द 31, नवीन एवं उत्तरा किस्में बुआई के लिए अनुशंसित हैं। बुआई के 2 दिन पूर्व बीज को कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से शोधित करें। बुआई के ठीक पहले शोधित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआई करें। ओल की रोपाई करें। रोपाई के लिए गजेंद्र किस्म अनुशंसित है। बकरियों में अगर PPR एवं एंटीरोटॉक्सेमिया का टीका नहीं दिया हो तो जरूर लगाएं। जो किसान भाई रोपाई कर चुके हैं वे खेत में जल जमाव बनाए रखें तथा रोपा के 25 से 30 दिनों के बाद खरपतवार नियंत्रित कर यूरिया का छिड़काव करें।
कद्दू वर्गीय सब्जियों में लाल भृंग कीटों का आक्रमण होने पर इसकी रोकथाम अविलंब करें। लत्तर वाली सब्जियों जैसे खीरा, ककड़ी, कद्दू, कदीमा इत्यादि में जिनका बढ़वार ज्यादा हो गया हो तो पौधों में झांकी लगा दें, जिससे कि पत्तियों एवं फलों का संपर्क सीधे मिट्टी से नहीं हो सके। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है नूरसराय नालंदा से ऋषभ पासवान ने। यह पॉली हाउस में भूमि की तैयारी पर जानकारी चाहते हैं। तो ऋषभ जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज अपन बात करते हैं शेड हाउस या पॉली हाउस में भूमि की तैयारी किस प्रकार से करें। इसमें आजकल जो हाईटेक हॉर्टिकल्चर जो चल रहा है, जिसमें हम बेमौसम में सब्जियां उत्पादन करना और ज़मीन का वर्टिकल उपयोग, मतलब ऐसे सीधा प्रयोग करें जिससे कि हमारी आमदनी बढ़े। इसमें विभिन्न प्रकार की संरचनाएं किसानों के यहाँ पे बनाई जा रही है। संरचना बनाने के साथ साथ में उनको ये बहुत ही आवश्यक जानकारी होनी चाहिए कि इन संरचनाओं में ज़मीन की तैयारी दूसरी फसल लगाने से पहले कैसे की जाए। ऐसा नहीं करने से किसान भाइयों उसमें थोड़े समय बाद में कुछ कीट और कुछ बीमारियां इस प्रकार से डोमिनेंट हो जाते हैं, इस प्रकार से वो उस एरिया को, उस क्षेत्र को ग्रसित कर देते हैं कि जो भी हम फसल बोते हैं तो उसमें उनका प्रारंभिक अवस्था में ही अटैक हो जाता है और हमारी फसल जो है ठीक ढंग से उत्पादित नहीं हो पाती है। इसी प्रकार की एक समस्या आती है जड़ गलन की, तना गलन की। कीटों में देखें तो हम सफ़ेद मक्खी है। तो ये जो अंदर का जो वातावरण होता है उसमें नमी ज़्यादा होती है और नमी ज़्यादा होने के साथ साथ में हम साल भर कुछ न कुछ उत्पादन लेते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ये कीट और बीमारियां जो है पूरे साल भर वहाँ पनपती रहती है और परिणाम ये आता है कि फसलों में जितना हमें लाभ होना चाहिए था वो लाभ नहीं हो पाता। तो एक फसल पूरी होने के बाद में जब दूसरी फसल आप लेने के लिए तैयार करते हैं तो उस समय हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, आप पॉली हाउस में विभिन्न फसलों की खेती से अधिक उपज लेने के लिए जमीन की तैयारी किस प्रकार से करें जिससे भूमि बुवाई के लिए अच्छी तरह तैयार हो सके, इस बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, जो प्रथम फसल आपने ली है, जैसे मान लीजिए आपने पॉली हाउस में खीरा लिया है या शिमला मिर्च ली है या मिर्च ली है, जो भी फसल आपने ली है उसके सारे जो भी अवशेष बचे हुए हैं उनको आप पूर्ण रूप से इकट्ठा करके आप कंपोस्टिंग के लिए उनको बाहर भेज दें। अंदर किसी प्रकार का कोई अवशेष, कोई धातु, कोई जड़ उसमें नहीं रहनी चाहिए। इस कार्य को करने के बाद एक बार संपूर्ण क्षेत्र को पूरी तरह से गीला कर लें और गीला करने के बाद में उसको निर्जमीकृत करना आवश्यक होता है। और इस कार्य को करने के लिए हमें फॉर्मलिन काम में लेनी होती है। फॉर्मलिन जो है 1 लीटर को 40 लीटर पानी में मिला करके आप अपने संपूर्ण क्षेत्र को एक बार अच्छी प्रकार से गीला कर लीजिए और गीला करने के बाद में उसको काले पॉलीथीन से कवर कर दीजिए। ऐसा करने से फॉर्मल्डिहाइड गैस निकलती है उसके अंदर से और वो गैस काफ़ी गहराई तक जा कर के उसमें पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों को और निमेटोड्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है और उनकी संख्या में कमी करने में सहयोग करती है। ये उपचार करने के बाद में उसमें वापस पॉलीथीन को आप हटाइए और हटा करके उसमें एक अच्छी प्रकार से गहरी गुड़ाई कर दीजिए। लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की जो मिट्टी है उसको एक बार ऊपर नीचे कर दें, जिससे जो गैस अंदर ज़मीन के अंदर रह गई है वो बाह्य वातावरण में फैल जाएगी और उसको चारों तरफ से खोल दीजिए ताकि गैस का जो प्रभाव है वो बहुत ही शीघ्रता से कम हो जाए। पॉली हाउस में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों की अच्छी बढ़वार हो तथा आने वाले दिनों में भरपूर पैदावार मिले और फसल में कीट व रोगों के प्रकोप ना हो, इसके लिए कौन कौन से उपायों को किस तरह से अपनाना होगा, इन सब के बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना होता है। तो जो भी फसल हमें लगानी होती है, जैसे खीरा लगाना है या शिमला मिर्च लगानी है या पार्थेनोकार्पिक बैंगन लगाने हैं, तो उनकी जो सिफारिश की गई है उसकी मात्रा के हिसाब से उसमें पर्याप्त मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद जो आप डाल रहे हैं उसमें बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप उसमें जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आते हैं जिसमें NPK है, उसमें जिप्सम सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया हैं, PSB कल्चर हैं, राइजोबियम हैं,
एजिटोबैक्टर है, उनकी भी एक एक पैकेट आप उनके भी मिला दें और उसके बाद में उस खाद को प्रयोग करते हैं तो वो उनका बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव आता है। और ज़्यादातर इस प्रकार की स्ट्रक्चर में हम गोबर की खाद के बजाय अगर हम वर्मी कंपोस्ट काम में लेते हैं जिसमें नीम कैक भी ऐड किया हुआ हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो है पूर्ण रूप से डिकम्पोज होता है, उसमें फिर दीमक या दूसरे प्रकार के जो जीव हैं हानिकारक वो नुकसान पहुंचाने की कोई संभावना ही नहीं रहती है। अब जब आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं उसमें तो फॉर्मलिन उपचार के बाद में भी हमें फंजीसाइड का प्रयोग करना होता है और उसके लिए हमें 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिला करके लगभग 1 स्क्वायर मीटर एरिया में 8 से 10 ग्राम जो है फंजीसाइड हमें काम में लेना होता है। और अगर हम जैविक रूप से इसका उपयोग कर रहे हैं तो हमें ट्राइकोडर्मा काम में लेना होता है, उसकी भी मात्रा जो है लगभग 10 ग्राम तक हमें 1 वर्ग स्क्वायर मीटर में ये मात्रा पानी या गीली करके उसमें ज़मीन में पहुंचानी होती है। अच्छी प्रकार से गुड़ाई करके खाद प्रयोग करके फिर हमें जो नाली बनानी होती है या मेड़ बनाते हैं उसको क्यारी को ऊंचा उठाने के लिए, तो उसकी जो ऊंचाई आप बना रहे हैं तो वो सामान्यतः कई बार देखने को आता है कि बहुत ऊंची बनाते हैं। ये लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर उठी हुई होनी चाहिए और बनाने के बाद में भी उसमें एक बार हल्का फंजीसाइड से अगर ड्रेंचिंग करके उसके बाद बुआई करते हैं तो शुरुआत की अवस्था में जो जड़ गलन की समस्या आती है या तना गलन की जो समस्या आती है उसको हम आसानी से निजात पा सकते हैं, जिससे कि हमारी फसल जो है सुरक्षित रहेगी। तो इस प्रकार से किसान भाइयों जो चीज़ें हमें बुआई करने के बाद में आप लोग करते हैं उसको आप पूर्व में कर लीजिए, उसको पूर्ण रूप से निर्जमीकृत कर दीजिए, कीट रहित कर दीजिए। अगर कोई खरपतवार हैं तो उसको भी आप पूर्ण रूप से पहले नष्ट करें और उसके बाद में ही आप बुआई करेंगे तो इन जो इस प्रकार की जो संरचनाएं हैं वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक हो सकती है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। शकरकंद की खेती, अच्छी आमदनी कमा रहे किसान से मुलाकात। बदलते मौसम में मधुमक्खियों की देखभाल एवं प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।